जॉन एफ कैनेडी की हत्या अमेरिका के इतिहास में सबसे सनसनीखेज मामलों में एक मानी जाती है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी मोटरकेट में बैठे हुए थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। कैनेडी का सिर पीछे की ओर ढलका हुआ था। खून बह रहा था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसकी सच्चाई अब तक पर्दे के पीछे थी। पिछले दिनों वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडी की हत्या से जुड़े 88,000 दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का फैसला लिया। चीजें जैसे ही सामने आई, लोगों के पांव के तले की जमीन खिसक गई। ऐसी कई जानकारियां सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थीं। हालांकि 2017 में भी कुछ गोपनीय दस्तावेजों को जारी किया गया था, लेकिन तब भी हजारों फाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई थीं। अब जारी हुए दस्तावेजों में 1123 नई फाइलें थीं, जिनमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जैसे कि सीआईए अधिकारी जे गैरेट अंडरहिल की कैनेडी की हत्या वाले दिन अपने दोस्तों से हुई बातचीत। जे गैरेट अंडरहिल का डर था कि कैनेडी की हत्या में कुछ झोल तो है। जानकारी के मुताबिक कैनेडी की हत्या के अगले ही दिन सीआईए के खुफिया अधिकारी जे गैरेट अंडरहिल वॉशिंगटन से भाग गए। वे न्यू जर्सी में अपने दोस्त के घर पहुंचे। जब वे न्यू जर्सी पहुंचे तो बुरी तरह घबराए हुए थे। इन जारी किए गए कागजात के मुताबिक अंडरहिल ने अपने दोस्त के सामने जो बयान दिया वह आपको चौंका देगा। उन्होंने अपने दोस्त चार्लिन फिट्सिमन्स से कहा, ली हार्वी ओसवाल्ड एक मोहरा है। असली साजिशकर्ताओं ने कुछ भयंकर किया है। अंडरहिल का दावा था कि सीआईए के भीतर ही काम करने वाले एक छोटे मगर बेहद शक्तिशाली गुट ने की थी। उनका कहना था कि यह गुट अवैध हथियारों, नशीली दवाओं और गुप्त राजनीतिक साजिशों में लिप्त था। अंडरहिल के अनुसार कैनेडी को इसकी भनक लग गई थी। उन्हें मारकर उनकी आवाज चुप करवा दी गई थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि कैनेडी की हत्या के कुछ महीनों बाद 8 मई 1964 को अंडरहिल वॉशिंगटन में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन इस पर भी कई सवाल उठे थे। गोली उनके सिर के बाएं हिस्से में लगी थी, जबकि वे राइट हैंडर थे। उनकी लाश के पास एक साइलेंसर लगा पिस्तौल भी मिला था। कैनेडी की हत्या का मुख्य और एकमात्र आरोपी ली हार्वी ओसवाल्ड माना गया था। पहले मरीन कमांडो रह चुके ओसवाल्ड कुछ समय सोवियत संघ में था, फिर अपनी रूसी पत्नी के साथ अमेरिका लौट आया था। उसके संबंध कास्ट्रो समर्थक और विरोधी गुटों दोनों से थे। ओसवाल्ड को सीआईए और एफबीआई पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। उसके क्यूबा से जुड़े होने की अफवाहें भी थीं। दावा किया जाता है कि वह अकेले काम कर रहा था। नई रिपोर्टों से यह सामने आया कि बहुत संभव है कि गोली चलाने में ओसवाल्ड के अलावा भी कोई और शूटर शामिल था। इसकी वजह यह है कि गोली पीछे से नहीं, आगे से चली थी। कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद डलास के नाइट क्लब मालिक जैक रूबी ने पुलिस हिरासत में ही ओसवाल्ड को गोली मार दी। यह जानकारी मिली थी कि रूबी के संगठित अपराध से संबंध थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कैनेडी की मौत का बदला लिया। जानकारों का मानना है कि ओसवाल्ड को चुप कराने के लिए उसे मारा गया। कागजों के अनुसार यह भी दावा किया जा रहा है कि एफबीआई को मालूम था कि रूबी ओसवाल्ड को मारने जा रहा है। दीगर है कि रूबी की मौत भी संदेहास्पद रही। जेल में रहते हुए उसे कैंसर हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह थी कि उसका इलाज करने वाले डॉक्टर लुइस जोलियन वेस्ट सीआईए के गुप्त माइंड कंट्रोल प्रोग्राम एम कुल्तरा से जुड़े थे। क्या भूमिका थी हथियारों के व्यापारी सैमुअल जॉर्ज कमिंग्स की? इन घटनाक्रमों में हथियारों के इंटरनेशनल व्यापारी सैमुअल जॉर्ज कमिंग्स का नाम भी सामने आया है। नए खुलासों में यह सामने आया है कि कमिंग्स पश्चिम जर्मनी की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम करता था। उसकी कंपनी इंटरनेशनल आर्मामेंट कॉर्पोरेशन सीआईए के गुप्त अभियानों के लिए हथियारों की आपूर्ति करती थी। उसकी कई गतिविधियों को सवालों के घेरे में रखा गया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि वह कैनेडी की हत्या में शामिल था या नहीं। तब क्या निकला था जांच में? इस हत्या की जांच के लिए बनी वारन कमीशन ने निष्कर्ष निकाला था कि ओसवाल्ड ने अकेले हत्या की थी। तब भी इसकी घोर आलोचना हुई थी। आलोचकों ने इसे मैजिक बुलेट थ्योरी कहा था। इसमें एक ही गोली से कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली को चोट लगने का दावा किया गया था। हालांकि यह सिद्धांत बेहद अविश्वसनीय माना गया। हाल ही में अमेरिकी सांसद एना पोलिना लूना ने 2 शूटर थ्योरी का समर्थन किया और कहा कि वारन कमीशन की रिपोर्ट में कई खामियां हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को कैनेडी की हत्या से आधे घंटे मिली थी चेतावनी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या में कई पहलू हैं जो अमेरिका के पूरे सरकारी तंत्र और कैनेडी की हत्या के बाद हुई जांच पर सवाल उठाते हैं। एक कागज के अनुसार कैनेडी की हत्या से ठीक 25 मिनट पहले कैम्ब्रिज न्यूज के सीनियर रिपोर्टर को एक कॉल आई कि लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास को एक बड़ी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। रिपोर्टर को ऐसी कोई कॉल कभी नहीं आई थी। उसने तुरंत ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी MI5 को इस बाबत खबर पहुंचाई। इस बात का कोई जिक्र वारन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं था। क्या इजराइल की कोई भूमिका थी? कैनेडी की हत्या में थॉमस मोस्ले नाम के एक आदमी का जिक्र आता है। इस कागज के अनुसार थॉमस मोस्ले शिकागो क्यूबानों के एक समूह के संपर्क में है जो दिवंगत राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में शामिल हो सकता है। साथ ही यह क्यूबन समूह मोस्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वचालित हथियार और विस्फोटक खरीदने का प्रयास कर रहा है। इस कागज में आगे लिखा हुआ है कि यह मोस्ले कथित तौर पर किसी एस को हथियार बेचने की कोशिश कर रहा था। इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से पहले एक टिप्पणी की थी कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे नए समर्थक यहूदी हैं, जैसे ही हम या वे कैनेडी का ख्याल रख लेते हैं। ट्रंप सरकार द्वारा किए गए नए खुलासों के बाद कैनेडी की हत्या से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल उठ गए हैं। क्यों सीआईए ने इस पर चुप्पी बनाए रखी? क्या यह चुप्पी किसी गहरे षड्यंत्र का संकेत देती है?
क्यों आज भी 60 साल बाद यह हत्या अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.